हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चनों को, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप फाइनल का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के विश्लेषण को समझने का प्रयास करें। तो देखते हैं कि आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वो रहा इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है, आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से लिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने में जो पदार्थ है पारदर्शी होगा, जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार चली जाएंगी, वैसे पारदर्शी पदार्थ जो होते हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो लेकिन अपारदर्शी हो, जिसमें प्रकाश आर पार जा ही नहीं सकता है, उसे लेंस कैसे बनेंगे। इसका मतलब यहां पर वैसे पदार्थ को चुन लेना है जो पारदर्शी होते हैं। तो आपको देख लेना है, जल पारदर्शी मान सकते हैं, कांच पारदर्शी मान सकते हैं, प्लास्टिक इसे भी पारदर्शी माना जा सकता है। मतलब इन तीनों के द्वारा हम लेंस बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी तो पारदर्शी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। अर्थात मिट्टी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो आप अपने आंसर का कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। जैसा आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक मीटर इनवर्स होता है, जबकि मात्रक के रूप में अगर पूछे तो डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो लेंस की फोकस दूरी आप सभी को पता है कि f का जो वैल्यूएशन होता है वो 1/p के बराबर होता है। अब 1/p अगर करते हैं तो देख लेते हैं कितना आता है। अब 1/p का वैल्यू दिया गया है 1 डायोप्टर अर्थात 1। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 आता है, और यह मान आपको मीटर में मिलता है। जबकि यहां पर जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है वो सेंटीमीटर दिया गया है। तो 1 मीटर का वैल्यूएशन 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। साथ ही साथ ध्यान देंगे, उत्तल लेंस दिया हुआ है तो इसका जो फोकस दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। इसमें बताना आपको यह है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, वास्तविक और समान साइज का मतलब बराबर साइज का, बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। तो देखिए उत्तल लेंस बोला गया है। आपको पता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की टोटल 6 स्थितियां होती हैं। उसमें अगर उस उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, इस उत्तल लेंस में अगर वक्रता केंद्र जो फोकस दूरी का दुगना माना जाता है, 2f माना जाता है, वहां पर अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लगभग बराबर बनता है इस वस्तु के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए तीसरा के बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए सिलेक्ट किया गया है ताकि आप फाइनल एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सके। और ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया जिसका नाम है सफलता, इसको आपको जरूर जुड़ना चाहिए। फोर्थ के देखिए, फोर्थ आपके सामने किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस सम होता है। तो याद रखने वाली चीज, दर्पण हो या लेंस, अगर वो माइनस में दिया हुआ है तो वह अवतल होगा। आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, अवतल ही माइनस में होता है यदि दर्पण हो या लेंस। मतलब इसमें एकदम आप आंख बंद करके ऑप्शन लगाइए जहां अवतल दिया हुआ है, मतलब दोनों जो होगा अवतल होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 5 नंबर देख लीजिए।
5 और 6 ये क्वेश्चन हम एक साथ आपके सामने लिए हैं। एक साथ लेने के पीछे कारण, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों एक जैसे प्रश्न होते हैं। प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देख लीजिए दोनों क्वेश्चन जो है वो कितनी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। दोनों जो कंडीशन है प्रकाश के उसमें 2 नियम होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए इसके बाद 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर आपको बताना इसमें है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको इंग्लिश में सिंपल माइक्रोस्कोप एसएम के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब उत्तल लेंस जो है उसके प्रयोग से सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है, जिसका आकार लगभग इस प्रकार से होता है जो आप इस प्रकार से देखे होंगे। तो इस प्रकार के जो लेंस होते हैं इसको हम सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं और इसमें यहां जो लगा होता है ये उत्तल लेंस लगा होता है। अच्छे से याद रखेंगे इसको, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उत्तल लेंस। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर में है और 8 नंबर आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है। 8 नंबर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आप अगर प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम याद करते हैं जिसमें आपको यह बताया गया था कि म्यू का जो वैल्यू होता है वो साइन आई बटा में साइन आर इसके मान के बराबर होता है। तो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यूएशन देख लेंगे इसमें कौन सा है। तो साइन आई बाई साइन आर आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और इसी नियम को प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम, अच्छे से याद रखेंगे, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए तीसरी तरीके से 8वां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइन आई बाई साइन आर। याद रखें बी ऑप्शन भी उसी तरीके का दिया हुआ था आपका। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर आपके सामने है कि एक उत्तल लेंस होता है। अगर उत्तल लेंस की आकृति अगर जाने तो उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार की आकृति का होता है और अवतल लेंस जो होता है वो इस प्रकार की आकृति का बना होता है। दोनों आकृति आप भली भांति जानते हैं। ये आपका उत्तल लेंस होता है और ये आपके पास उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस होता है। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। अब याद कीजिए कि अवतल लेंस उत्तल लेंस पूछा है। उत्तल लेंस जो होता है हमारा वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारे पर जो होता है वो पतला होता है। तब इसमें ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें दिया हुआ है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मतलब 9वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए इसके बाद 10 नंबर देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन m का मान किसके बराबर होता है। अवतल लेंस के बारे में बताना आपको। तो अवतल लेंस सब लोग जानते हैं कि अवतल लेंस जो होता है उसका ऋणात्मक मान होता है, लेकिन जब उसका आवर्धन होता है तो यह मान पॉजिटिव हो जाता है। इस बात को भी अच्छे से याद करेंगे। तो आवर्धन क्षमता m का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है v बाई यू, चाहे वो अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो। अब देख लीजिए v बाई यू कहां कंडीशन में दिया गया है, तो ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। मतलब इससे 10वीं का जो मेरा सही आंसर होगा वो हो जाएगा v बाई यू, चाहे ये अवतल लेंस दिया होता या उत्तल लेंस दिया होता। चलिए 11 को जानते हैं। 11 आपके सामने क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। ये क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर, जिसे फोकस दूरी के नाम से भी जाना जाता है, और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि फोकस दूरी f बराबर जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। और इस ऑप्शन को कई बार कई तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अपने क्वेश्चन को सही सटीक समझ के आप ऑप्शन जरूर टिक लगाएंगे। तो f बराबर r/2 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। तो ये चीज आपको मिल जाता है। डी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है और सी ऑप्शन भी यहां पर आपका रॉन्ग है। और इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके सामने दे दिया है, प्रस्तुत कर दिया है इसका, और ये आपको दिख गया है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसको इसको करेंगे तो r बराबर आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 2f। r बराबर क्या मिल जाएगा 2f, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, r इक्वल टू 2f। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए 12 नंबर आपके सामने है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। याद रहे, यहां पर निर्गत किरण रहेगा तो निर्गत कोण, आपतन कोण रहेगा, अगर आपतित किरण रहेगा तो अपवर्तन कोण, और परावर्तित किरण रहेगा तो परावर्तन कोण। तो इस क्वेश्चन का 12 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। चलिए इसके बाद 13 देख लेते हैं। 13 आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिया गया है, इसको देख लीजिए, इसका क्या आंसर होता है। इसमें आपको बताना है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो जैसे अभी बताया गया कि f बराबर होता है 1/p, तो p बराबर हो जाएगा 1/f। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर 1/f का वैल्यूएशन है यहां पर अगर पुट करते हैं तो क्या मिलता है, अब 1/f 1 है और f का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। याद रहे f कभी भी यहां रखेंगे इस वाले पोजीशन में तो आप मीटर में रखेंगे, तो यहां भी आपको 1 रख दिया गया, तो 1/1 जो होगा 1 हो जाएगा, और इससे p अर्थात पावर का जो मात्रक होता है वो होता है डायप्टर। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा एक डायप्टर, जो दिया गया है आपको ऑप्शन में। किस ऑप्शन में दिया है, चूंकि उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायप्टर। अर्थात 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायप्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने 14 नंबर इस प्रकार, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 14 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित का अर्थ होता है बड़ा, प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो अगर आप याद रखते हैं कि अगर आपके सामने अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की आकृति लगभग इस प्रकार से बनाई जाती है, तो अवतल दर्पण जो होता है इसमें अगर वस्तु को रखा जाए फोकस और ध्रुव के बीच में, तब जाके वस्तु जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है। मतलब आपको यहां जवाब देना है कि दर्पण और फोकस के बीच, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 15 देख लेते हैं। 15 आपके सामने क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो दर्पण के अगर सवाल पूछा गया तो छोटा प्रतिबिंब बनता है केवल और केवल उत्तल दर्पण में। याद रखेंगे, छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें, उत्तल दर्पण में, जबकि यहां पूछा जाता है बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है यह बनता है हमारा अवतल दर्पण में। मतलब इस 15 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर है। 16 नंबर काफी आसान क्वेश्चन और काफी ज्यादा फेमस, याद रखने वाली चीज। अवतल दर्पण, ये जो अवतल दर्पण है ये किस दर्पण का उदाहरण है, इसे अभिसारी कहते हैं या अपसारी कहते हैं। तो आप अच्छे से इसे गांठ बांध लीजिए कि 16 जो है इसे कहा जाता है अभिसारी दर्पण, क्योंकि प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण जो करता है वो एकत्रित कर लेता है, एक जगह कर लेता है, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। जबकि उत्तल अगर दर्पण होता तो उसे बोला जाता अपसारी। तो अवतल को बोला जाता है अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट 17 देख लीजिए। 17 आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना इसमें है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा बनता है, एक बात याद रखने वाली चीज। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा। तो देख लेंगे कौन सा सही है। काल्पनिक आवर्धित ये तो नहीं होगा, काल्पनिक छोटा ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक एवं छोटा। 18 समझते हैं। 18 आपके पास है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बोल दिया, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब ही केवल उत्तल दर्पण में बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के अलावा कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनने की जो घटना होगी वह अवतल दर्पण में होगा, और अवतल दर्पण दिया हुआ है
ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। मतलब इस 18 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा केवल 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 काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। नेक्स्ट 19 देखते हैं। 19 आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काफी घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा और वास्तविक। तो अगर सवाल में वास्तविक दे दिया तो आपको झिझक करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण बनाता है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। तो आप इसमें अवतल दर्पण देख लीजिए, अवतल दर्पण कहीं दिखेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन 19 के बाद 20 देख लेते हैं। 20 आपके सामने क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, और सीधा के साथ साथ एक काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। मतलब 20 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं 21 नंबर की ओर। 21 पहचानते हैं। 21 में है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आप अपने क्वेश्चन का मिलान करते जाएंगे और पूरे 30 क्वेश्चन में जितने आपके सही होते हैं उसका कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे आपका कितना सही हुआ। इससे हम अनुमान लगा पाएंगे कि आपके तैयारी कितना प्रतिशत अच्छी हो चुकी है और आप किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। 21, किसी वस्तु का आवर्धित, आवर्धित मतलब बताए अभी बड़ा होता है। तो बड़ा प्रतिबिंब केवल 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 अवतल दर्पण द्वारा बनता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट 22 देख लेते हैं। 22 में आपको बताना है, यहां है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होगा, इस बात को याद रखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, जबकि वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा। तो पूछा गया काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा तो सीधा होता है, यह ऑप्शन कहीं मिलेगा, अर्थात ऑप्शन ए में ही दिख गया, सीधा होता है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 देख लेते हैं। 23 आपके सामने क्वेश्चन आ गया। इस बार इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे आप। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा प्रतिबिंब की बात हो गई तो सिंपल सी बात है, आप उत्तल दर्पण याद करेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है छोटा। तो मतलब 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट 24 देख लेते हैं। 24 में आपको क्या बताना है? निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक मतलब पॉजिटिव की बात। तो पॉजिटिव अगर कहे तो आपको जवाब देना है उत्तल, याद रखें इसको। पॉजिटिव अगर बोल दे तो उत्तल चाहे दर्पण हो या लेंस, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल की फोकस दूरी लेंस हो या दर्पण उसका ऋणात्मक होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, क्योंकि लेंस का ऑप्शन दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 25 नंबर जानते हैं। 25 है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए आपके सामने कोई दर्पण है इस तरीके का, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है ये। अब अवतल दर्पण का ये जो ध्रुव होता है जिसे पोल के नाम से जानते हैं, और फोकस दूरी ये जो एफ होता है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इस वाले डिस्टेंस को आप सभी लोग जानते हैं, इस डिस्टेंस को बोला जाता है फोकसांतर या फोकस दूरी। मतलब इस डिस्टेंस को बोला जाएगा फोकसांतर। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा 25 का, फोकसांतर। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन आपके पास 26 नंबर में है, फिर से वही आ गया, और ये काफी ज्यादा बेवकूफ बना के आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बताना है कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध क्या होता है। तो अभी जैसे बताया गया कि एफ जो होता है वो r/2 के बराबर होता है।
अब ये आर कभी कभी कैपिटल भी दे देता है और कभी कभी ये जो है स्मॉल भी दे देता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, या तो कैपिटल देगा या तो स्मॉल देगा। अब देख लीजिए एफ इक्वल टू आर का जो वैल्यू है वो किस ऑप्शन में है, तो ये दिया हुआ है आपको पहले ऑप्शन में एफ इक्वल टू आर बाई टू। मतलब इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ इक्वल टू आर बाई टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 27 नंबर देखिए। 27 नंबर कुछ उपयोग से भी हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए हैं इसमें, तो 27 नंबर देख लीजिए। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामती सैलून के रूप में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। अच्छे से याद करेंगे, हजामती सैलून डॉक्टरी जब कान आंख नाक की जांच करते हैं तो प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जो सर्च लाइट होता है उसमें भी हमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। मतलब हजामती सैलून बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट 28 नंबर देख लीजिए। 28 आपके पास है कि सोलर कुकर में प्रयोग होता है। बिल्कुल, सोलर कुकर में भी प्रयोग हमारा होता है अवतल दर्पण। मतलब इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। 29 नंबर, सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है, तो ये सारे जितने भी दिए गए हैं ये सब के सब अवतल दर्पण का प्रयोग दिया गया है। मतलब सर्च लाइट हो या फिर आपके परावर्तक सतह हो या हजामती सैलून हो या डॉक्टर आंख नाक कान की जांच करने में हो, ये सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही होता है, वो होता है अवतल दर्पण। मतलब 29 का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन की बारी आ गई है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके होमवर्क में होता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि इस 30वें प्रश्न का कौन सा इस पूरे ऑप्शन में सही होगा। आपको जरूर इसका जवाब देना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सफलता का सीरीज का पहला वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।